नमस्कार, आप सबका एक बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर एक बार फिर। और आज आप शाम से देख रहे हैं लगातार इंडिया टीवी पर हमारी ये स्पेशल कवरेज। अब की बार किसकी सरकार, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। वैसे कोई भी पार्टी हो और खासकर पार्टी का कोई अध्यक्ष हो या बड़ा नेता हो तो अपनी स्ट्रैटेजी कभी रिवील नहीं करते, खास तौर पर उस राज्य में जो उनका अपना राज्य हो। लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप तक हम उनके दिल के राज पहुंचाएं। जो हमारे मेहमान हैं, अब मैं बिना किसी देरी के लिए इनवाइट करता हूं, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का। नड्डा साहब, बहुत स्वागत है। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत कि आप बहुत हमारे धन्यवाद। प्रदेश में आए, हमारे शिमला नगरी में आए। आपका अभिनंदन और आपका स्वागत। सर, जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी तो कोई बहुत रिवील नहीं करता, हम बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछना है कि आपने पार्टी में अनेक पदों पर रहते हुए कितने चुनाव देखे होंगे, लड़े भी होंगे, लड़वाई भी होंगे। अब पार्टी प्रेसिडेंट की भूमिका में अपने गृह प्रदेश के अंदर चुनाव लड़वाना, और वो भी एक चुनौतीपूर्ण चुनाव लड़वाना, जब आपके सामने 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपकी पार्टी नहीं मानती, लेकिन जनरल टर्म्स में तो आप 5 साल से हैं सत्ता में, तो क्या वो कोई ख़ास ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम हर चुनाव को चुनौती के साथ ही लेते हैं, एवरी इलेक्शन। दूसरी बात, हम इलेक्शन की तैयारी तब नहीं करते जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। हम हर दिन 365 डेज 24/7 हम हमेशा काम करते हैं लोगों के बीच में, और समय समय पर जो लोगों के मन में विषय आते हैं उनका हम एड्रेस भी करते हैं उनको, और उनका रिड्रेसल भी करते हैं, और हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस चुनाव को भी हम उसी चुनौती के साथ ले रहे हैं। लेकिन ये मेरा गृह जिला हो गया इसलिए कुछ ज़्यादा चुनौती हो गई, ऐसा हम प्रेशर नहीं रखते। क्योंकि सभी जगह हम पार्टी को, अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हिमाचल भी उतना ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए जितना गुजरात है। इससे पहले उतना ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश था जितना उत्तराखंड था, जितना मणिपुर था, जितना गोवा था। वैसे ही इसको भी कुछ पर्सनल को ज्यादा स्टेक पर नहीं। मैं पर्सनल कभी रखता ही नहीं कुछ। मैं सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूँ। जो लोग यहाँ जानते हैं, और हिमाचल वाले लोग जानते होंगे, शिमला के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आई हैव गॉट नो पर्सनल एजेंडा। आई हैव नेवर केप्ट एनी पर्सनल एजेंडा। द ओनली एजेंडा हैज़ बीन दैट भारतीय जनता पार्टी, विच इज़ एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, इट इज़ ए पार्टी विथ काडर, वह देश के काम आए और देश प्रदेश को आगे ले जाए। उसमें जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। नहीं तो आपको लग रहा है कि जो रिवाज बदलना है, जो आपने नारा दिया है, बहुत से लोग उस पर ऐसा मानते हैं कि एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है। ऐसा है ना कि जो हमारे विरोधी हैं या जो हमको रोकना चाहते हैं वो तो हमेशा ऐसे ही मानते रहेंगे। लेकिन मैं उनको कई बार समझा रहा हूँ, समझ जाए तो अच्छा रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सार्वजनिक जीवन में, विशेष करके प्रशासनिक जीवन में आए, तब से पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल कल्चर बदल गया, राजनीतिक संस्कृति बदल गई। और आप एक चुनाव में आते थे, कुछ वादा करते थे, भूल के चले जाते थे। ये प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट रिपोर्ट कार्ड के साथ पल पल की खबर रख करके आगे बढ़ने का काम मोदी जी ने देश की जनता को राजनीति की संस्कृति में सिखाया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि ही इज़ द लीडर who has been in administration for the longest time. He 20 years देश के सर्वोच्च पद पर रहना, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहना, ये उन्होंने सिखाया। गुजरात में भी बदलते थे, जब से वो आए तब से वही सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे। गुजरात के बाद वो देश में आए तो कहते थे ये आ नहीं सकते, आएंगे तो आधे अधूरे आएंगे। पूरे आए, डंका के चोट पर आए, उनके नेतृत्व में आए। आ गए तो कहते थे कि क्रीज पर टिक नहीं सकते। 282 सीट से जीते थे, उसके बाद 335 या 300 प्लस सीट से हम एनडीए की सरकार बना करके दोबारा आ गए। हमारे बारे में, हमारे उत्तर प्रदेश में सब लोग बोलते थे बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है, अब तो आपको परास्त कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ही उत्तर प्रदेश का इंचार्ज था, मैंने कहा दिल थाम के बैठो, एक तरफा नतीजा आएगा। वो आया और उत्तर प्रदेश में हम बना करके बैठे। फिर बाद में अभी 2022 का चुनाव हुआ तो कहने लगे ये तो पहली बार हो गया था, अब दूसरी बार नहीं आएगा। हमने कहा आएगी सरकार, आएगी सरकार। और आपने देखा कैसा वातावरण बनाया गया था। उत्तर प्रदेश तो गया गया गया, वो आया। मोदी जी के नेतृत्व में आया।
आपने कहा उत्तराखंड में, और मेरे को सबने रिकॉर्ड किया है, एवरी स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड, और सबने कहा मैं इंटरव्यू के बाद पूछूंगा। वो पूछा नहीं उन्होंने, बात अलग है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम बाद में पूछेंगे। उत्तराखंड के बारे में कहा, हमने कहा हम सरकार बनाएंगे। बोले कहाँ बनाओगे, ये है, ऐसा है, वैसा है। 3 सीएम बदल दिए थे आपने, वो तो लोग उसको नेगेटिव मान रहे थे कि बार बार चीफ मिनिस्टर बदल रहे हैं, मतलब गड़बड़ है। वो कह रहे थे, उनका कहना था, लेकिन हम जानते थे कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। और क्या हुआ उत्तराखंड में, हमने सरकार बनाई, अच्छी सरकार बनाई। गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आ गए। मणिपुर में हम पहली बार कुछ लोगों के सपोर्ट से सरकार में आए थे। इस बार हम सेकंड टाइम विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो रिवायत और रिवाज ये तो हम बदलते ही आ रहे हैं, और सबको हमको अपोज करते ही रह रहे हैं। हिमाचल में भी हम रिवायत बदलेंगे और पूरी ताकत के साथ बदलेंगे। और जहाँ तक आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी की शब्दावली होती थी, दी टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू बी एंटी इनकम्बेंसी। आफ्टर मोदी जी इज कमिंग इनटू द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो शब्दावली बदल करके प्रो इनकम्बेंसी हो गई है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो अथाह प्रेम है मोदी जी के प्रति हिमाचल की जनता का, और अटूट विश्वास है उन पर। और उसके साथ साथ उसको लेटर में जयराम जी ने धरती पर उतारा है। जो कहा था वो तो किया ही किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। कहाँ कहा था कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे, 5 साल के अंदर बना करके दिया। एक प्रधानमंत्री शिलान्यास भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करते हैं। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सुना था अहमदाबाद में होता है, एक होता है, वो आज सिरमौर में खुल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऊना में खुल रहा। हमने कहाँ वायदा किया था, बल्क ड्रग पार्क 2000 करोड़ रुपीस का, विच इज़ गोइंग, जो भारत के दुनिया के नक्शे में हिमाचल को खड़ा कर देगा ड्रग्स के दृष्टि से, फार्मास्यूटिकल्स के दृष्टि से। उसी तरीके से डिवाइस पार्क, ये मेडिकल डिवाइस पार्क, ये नालागढ़ में खड़ा हो रहा है। 4 लेन 2 लेन आपने देखा होगा, सब पर काम चल रहा है। तो इस तरीके से हिमाचल को इतना कुछ 5 साल में मिला है कि हिमाचल की जनता डबल इंजन की सरकार पर विश्वास रख करके इससे बाहर जाना नहीं चाहती। और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि ये रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, राज यही रहेगा, रिवाज। मैं आपकी बात को बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात सच है कि आपने उत्तर प्रदेश में जो किया वो भी कोई नहीं सोच रहा था कि होगा। उत्तराखंड में भी हुआ, गोवा में भी हुआ, मणिपुर में भी हुआ, तो हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता? ये बात ठीक है आपकी। अभी आपने कहा कि एक पॉलिटिकल कल्चर बदल गया। पहले लोग कहते थे नेताओं की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कुछ भी बोल के चले जाओ, कुछ भी वादा करके चले जाओ, सुनने वाले ने सुन लिया, उसको वोट जहाँ देना है वो दे देगा, और नेता 5 साल वहाँ पे आपके पास पटकेगा भी नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिसे आप प्रो इनकम्बेंसी कह रहे हैं, जो दिख रही है बहुत सारे राज्यों के अंदर, ये क्या वर्क कल्चर है और ये कहां से आता है? कुछ लोग कहते हैं बहुत सेंट्रलाइज्ड है, पूरा टॉप से चलता है ये, यानी मोदी जी से चलता है और वहां से ट्रिकल डाउन करता है नीचे, क्या ऐसा है? देखिए, एक बात तो समझना होगा, जब हम पॉलिटिकल कल्चर की चेंज का जो सोल मोदी जी के ही माध्यम से शुरू हुआ, इस बात को कहते हैं, तो उन्होंने पार्टी के अंदर भी और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में भी बहुत से सिस्टमिक चेंजेस किए। उन सिस्टमिक चेंजेस के कारण आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज भी कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आएगी। उनकी मैनिफेस्टो को कोई सीरियसली नहीं लेता है। परसों कल उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला, आज चर्चा में भी नहीं है, और हमारी चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम कुछ कहते हैं तो करते हैं। हमारे यहाँ फ़र्क क्या पड़ता है? जैसे आपने कहा कि आप कैसे कहते हो कि प्रो इनकम्बेंसी होती है। प्रो इनकम्बेंसी 2 दिन में नहीं आती है। हमारे यहाँ जिस दिन सरकार बनती है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसी दिन कैबिनेट तय करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन मैनिफेस्टो। वो जो मैनिफेस्टो में हम कहते हैं, उसके लिए एक छोटा ग्रुप बन जाता है। वो हर महीने वो मैनिफेस्टो हम ब्यूरोक्रेसी को, डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज़ योर 5 years एजेंडा, एंड एवरी मंथ देयर विल बी अ रिव्यू मीटिंग। 6 months 3 months बाद मिनिस्टर रिव्यू लेता है, 3 months के बाद 4th month में चीफ मिनिस्टर रिव्यू लेते हैं। क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या दिक्कतें हैं, क्या अड़ंगा है। इसलिए जब हम यहाँ पर आकर के बैठते हैं तो हम जानते हैं कि 99% का काम हो चुका होगा, कुछ बचा होगा तो इसलिए प्रो इनकम्बेंसी आती है। इसलिए जो हमने कहा है उसको हम वो करते हैं। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1475 करोड़ रुपए का ऐसे ही थोड़ी ना धरती पर खड़ा हो गया। 5 साल में 2 साल कोरोना में भी गए, पर मैं एज मिनिस्टर आई हैव बीन हियर एवरी 6 months टेकिंग द रिव्यू एंड ट्राइंग टू सॉल्व ऑल बॉटलनेक्स, तब जाकर के खड़ा होता है।
और तब हमारे प्रधानमंत्री जी हमसे बार बार पूछते हैं। तो वर्क कल्चर, मैं वही पूछने वाला था, जैसे आप कह रहे हैं कि आप यहाँ रिव्यू करने आते रहे, तो आपके काम का भी कोई रिव्यू करता था? बिल्कुल, सबका होना, और मैं भी तो सबका रिव्यू करता ही रहता हूँ। ये तो देखिए, ये तो काम करने का तरीका है। पार्टी ऐसी थोड़ी ना चलती है, और ऐसी चलनी भी नहीं चाहिए, और हम ऐसी चलने देंगे भी नहीं। सबको काम करना होगा, काम ही करके चलना पड़ेगा। तो और उसमें क्या है कि भाई जिसको टास्क दिया है उससे टास्क पूछना, कैसा हुआ भाई, क्या हुआ, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, अब हमने कोई काम दिया है, ज़मीन परमिशन नहीं मिल रही। अब 2015 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियरेंस दे दी कीरतपुर से ले तक की रेलवे लाइन। कितना बड़ा काम हुआ। इज इट ए स्मॉल अप्रूवल? लेकिन वीरभद्र जी ने 2015 से 2017 तक कागज़ ही नहीं मूव किए लैंड एक्विजिशन की। जयराम ठाकुर आए, हमारी सरकार आई, रिव्यू शुरू हुआ और फटाफट कहा गया कागज़ बनाओ, जल्दी दो। आज सबको कंपनसेशन मिल गया, ज़मीनें खाली हो गई हैं, पटरी लगाने का टेंडर हो गया। बाय 2024 हम बिलासपुर तक रेल पहुंचा देंगे। ये फर्क है। तो हमारा कल्चर डूअर्स का है, हम काम करने वाले लोग हैं। ऐसे ही सिर्फ इसलिए कि कोई मूर्तियां बैठाने का हमारा काम नहीं है। यहाँ काम करो, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म। नड्डा जी, लेकिन एक बात लोग विरोधी आपकी ये कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है ओवर रिलायंट है एक शख्स के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। हर जगह उनका चेहरा, मोदी जी हर जगह प्रचार में उनको लगाना। आप पार्टी प्रेसिडेंट हो, आप ही डिप्यूट कर, आप ही जिम्मेदारी सौंपते हैं सबको। वो कहता है कि हर काम के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करना, ये कहीं पार्टी की मजबूरी जो है, ये कमजोरी ना बन जाए। नहीं, देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने पहले बता दिया कि सिस्टमिक चेंजेस पार्टी के अंदर, आइडियाज़ से वो भरपूर हैं। हर दिन आइडियाज़ उनके पास नए, हर पल नए आइडियाज़ होते हैं। मैं तो कई बार अक्षम हो जाता हूँ उनके आइडियाज़ को फॉलो करते करते, यानी उसको धरती पर उतारने में इतना हम अब लोगों को वो काम देते हैं। तो ये उनकी और ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, जिसके कारण हमको वक्त। लेकिन वह भी जानते हैं कि पार्टी को भी ग्रो करना है, इसलिए बराबर चिंता करते हैं इस बात की, नए कौन लोग जोड़ सकते हैं, नए कौन लोगों को आगे लाया जा सकता है, उनको कैसे ट्रेन किया जा सकता है, उनकी फाइन ट्यूनिंग कैसे की जा सकती है, उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनको कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में यह तो है ही कि उनका हम सदुपयोग तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो खुद इस बात की चिंता करते हैं कि पार्टी मजबूत होने के लिए और भी लोग इसी तरीके से सोचना शुरू करें। तो धीरे धीरे हम उसमें ग्रो कर रहे हैं। मैं ज़रा हिमाचल स्पेसिफिक आपसे बात करता हूं। जैसा आपने कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, उन्होंने उसको प्रतिज्ञा पत्र कहा है, आपने संकल्प पत्र कहा है। और आपके मैनिफेस्टो में भी, उनके मैनिफेस्टो में 2-3 ब्रॉड थीम्स हमें दिखाई दे रही हैं, जो कि पॉलिसी लेवल पर हम आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। जैसे सबसे पहले अब पेंशन की बात आ गई। 2004 में लगा था मैटर सेटल्ड, जब वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई इस डेट के बाद से पेंशन नहीं मिलेगी लोगों को। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर राज्य के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम के लिए लोग मांग उठा रहे हैं। कई जगहों पर आंदोलन भी हो रहे हैं। हिमाचल में भी इस बात की बहुत जिक्र हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसका ऐलान कर दिया है, आपके मैनिफेस्टो में ये नहीं है। क्या ये पॉलिसी डिसीजन है कि भाई जो हो गया एक बार सेटल्ड है, अब हम पेंशन पर नहीं जाएंगे दोबारा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई भी इरादा किसी बेस पर नहीं होता है। लोग डिमांड कर रहे हैं, रख दो भाई, देना तो है नहीं। न उन्होंने कोई कैलकुलेट किया है, न ही उन्होंने इस पर कोई चर्चा की है, न ही उनका कोई होमवर्क है। उनका सारा मैनिफेस्टो आप उठा करके देख लो, उनके ही नेता पूछ रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। ये उनके नेता पूछ रहे हैं, सांसद रहे हुए नेता पूछ रहे हैं, शीर्षस्थ नेता पूछ रहे हैं। हमने आज अपना मैनिफेस्टो निकाला, हमने कहा ये हम काम करेंगे। The beneficiaries will be so many lakhs. The amount incurred financially will be X amount. यानी ड्यू डिलिजेंस किया गया है, ड्यू डिलिजेंस के साथ इन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। अब हमारे कर्मचारी भाई हैं, OROP 1971 से तुम लोगों के आंखों में धूल झोंकते रहे, 500 करोड़ रुपए रख करके आर्मी पर्सनल्स को आप बरगलाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमेटी बैठाई, वो समय मैनिफेस्टो के हमारी एक कमेटी बनी थी खुशहाली जी के नेतृत्व में। उसने कुछ कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के वह भी कैलकुलेशन पूरा सही नहीं था,
लेकिन उसके बाद उसको समझा गया। उसको समझने के बाद, उसकी बारीकियों को समझने के बाद आज 60,000 करोड़ रुपए दे करके OROP में 1 रैंक 1 पेंशन फौजी भाइयों को पहुंचाने का काम किया है। तो मोदी जी ने आज अगर ये जो जिस बात को कह रहे हैं, क्योंकि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, लोगों की भी एक्सपेक्टेशन हमसे ही है। वो क्या कहते हैं उसको कोई मानता नहीं है। हम दे देंगे, पूछो लोगों से कि विश्वास है कि दे देंगे, जब आएंगे ही नहीं तो देंगे क्या वो। और उन्होंने कहा हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, हम 8 लाख जॉब 5 लाख जॉब्स देंगे राजस्थान में। हम इंतजार कर रहे हैं आज दिन तक। हम 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए। हम ये करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। हम महिलाओं को 2500 देंगे, इतना कुछ देंगे। हम इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे 300 यूनिट्स तक, हम इंतजार कर रहे हैं। उनसे कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि जानता ही है कि ये उनका कल्चर है। हम अगर कुछ कहते हैं तो हम डिलीवर करते हैं। और इसलिए हमारे लोगों ने कहा कि ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ की बात आई है, इसको हम लोग एग्जामिन करेंगे। फिर आपकी बात को मैं यूं समझूं कि आप कह रहे हैं कि हम वादा वही करते हैं जो हम डिलीवर कर सकते हैं, झूठे ख्वाब नहीं दिखाएंगे। ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, और सरकार चलाने का तरीका भी यही है। मोदी जी का पॉलिटिकल कल्चर है, जिसको हमको समझना होगा। अब आपने खुद ही जिक्र कर दिया, जैसे OROP से सैनिक भाइयों का आपने जिक्र किया, तो उन्हीं से जुड़ा है अग्निवीर वाला मामला जो है। अब इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा जी वो स्टार कैंपेनर हैं जो कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार। उनका ये कहना था कि क्या 4 साल के बाद हिमाचल, जो कि इतने सैनिक देता है, इतने हमारे वीर देता है देश की फौज को, वो क्या चपरासी की नौकरी करेंगे? उन्होंने ये पूछा। देखिए, आपने जिनका नाम लिया वो कोई क्या स्टार कैंपेनर की दृष्टि से आए हैं, उनकी पार्टी के लिए होगा, वो करें स्टार कैंपेनर। वो तो पॉलिटिकल टूरिज्म करती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अब निकली हैं, हिमाचल प्रदेश में वो इतनी बार आई, रिकॉर्ड निकाल के देख ली कि अपने प्राइवेट बंगले में कितनी बार आई और हिमाचल की जनता से के लिए राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कितनी बार आई। इसलिए उनके बारे में वो देखते हैं कि कहाँ किसको हम जिसे कहा जा सकता है कि कौन सा इशू ऐसा है जिससे हम कोई चिंगारी छोड़ सकते हैं। कोई उनको देश से लेना देना थोड़ा ना है, कोई उनको युवाओं से लेना देना थोड़ा ना है, कोई उन्होंने स्टडी की है कि व्हाट शुड बी द रियल एज ऑफ ए सोल्जर, फाइटिंग एज क्या है, कभी उन्होंने स्टडी किया? उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम केंद्र में आएंगे तो उसको हटा देंगे। हाँ, तो यही होता है, जो सुन लिया सर्वे, जो लोगों की आवाज में आए वो हम कर देंगे। भाई, जब आना नहीं, जब करना नहीं, तो बोलने में दिक्कत क्या है? वो बोल देते हैं ना। अच्छा, लोगों ने कौन सा उनको विश्वास कर लिया? नहीं करेंगे। अब तीसरी चीज जो है वो, अब आजकल ये चलन बन गया कि भाई हम सरकार में आएंगे तो हम इतनी लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा है कि हम 1 लाख, पहली कलम से पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और 5 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपने कहा हम 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस पर हुई है ड्यू डिलिजेंस कि हम कहां से लाएंगे वो 8 लाख? देखिए, मैं आपको नेता की सोच का प्रमाण शब्दों से पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि हम 8 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी, जो बोलना है कि वो बोलना ही बोलना है, जो बोलना है बोल लो। मुझे आज़ाद भारत में जिनको इन्होंने इतने साल राज किया है, इतने साल इन्होंने राज किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, मुझे आज़ाद भारत में एक कैबिनेट का नोट दिखा दो जिसमें लिखा हो कि मैं इतने लाख सरकारी नौकरी दूंगा। ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, इनको मालूम ही नहीं कि प्रशासन कैसे चलता है। हमेशा कैबिनेट का नोट क्या बनता है कि वी विल डेवलप अ बल्क ड्रग पार्क which will have an investment of 2,000 crores, which will have so many clusters. It will be established at this place, and it will give an opportunity of jobs to the tune of so many lakhs, so many thousands, so many things. ये होता है नोट। मुझे एक आज़ाद भारत में कोई कैबिनेट नोट दिखा दो जो कहता हो कि मैं तुमको 50,000 नौकरियों का कैबिनेट नोट आ गया। ऐसा बनता है क्या? कोई डिपार्टमेंट होता है, उसमें 20 स्कोप निकलता है कि 20 टीचर रखने हैं, 200 टीचर रखने हैं, 300 टीचर रखने हैं। कैबिनेट का नोट बन करके आता है कि ये स्कोप है, तो फिर कैबिनेट कहता है कि हम इसके जॉब क्रिएशन की सैंक्शन देते हैं। फिर उसका इंटरव्यू होता है इन ड्यू कोर्स में।
तो इनको यही नहीं मालूम है कि 8 लाख नौकरियां देनी कैसे। यही उसने भी किया था, बिहार में 10 लाख की बात हो रही है। हाँ, वो तेजस्वी ने भी किया था। वो हमसे आप लोगों ने पूछा कि जनता नहीं समझेगी, मैं कहा समझाना मेरे को आता है ना, मैं समझा करके हटूंगा ना। तो समझाया हमने और हम जीत करके आए। रह गई उनकी 10 लाख नौकरियां वहीं की वहीं, धरी की धरी। तो देखिए, नहीं, लेकिन अब तो वो चले गए, दूसरी तरफ चले गए, नीतीश जी के साथ तो चले गए, फिर वो 10 लाख फिर से शुरू हो गया। वो चले गए तो आप देख लीजिए ना, आज बाई इलेक्शन का नतीजा आ गया ना। महागठबंधन मिलकर के भी बीजेपी गोपालगंज की सीट जीत करके आ गई। अच्छा, आप बात हम हिमाचल की कर रहे हैं, साथ साथ गुजरात की भी थोड़ी बात करें। गुजरात में चुनौती देखते हैं तो फिर और बड़ी लगती है। 27 साल से एक पार्टी सत्ता के अंदर है और आप 5 साल का मैंडेट मांगने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पिछला इलेक्शन जो है आप बहुत धमाकेदार जीत के साथ निकाल करके लाए हो। माने ना माने, कांग्रेस ने आपको 99 पर रोक दिया था। तो ये हर पहली नज़र में दिखेगा कि भाई इस बार और चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए गुजरात। तो गुजरात में कैसे करेंगे? देखिए, हम गुजरात में कॉन्फिडेंट हैं, बड़े कंफर्टेबली सरकार बन रही है। चुनाव जब लंबे समय तक आप सरकार में रहते हो, समटाइम्स कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का तौर तरीका हमेशा समाज को बांटने का ही रहा है। फूट करो, राजनीति करो, उसके कभी कभी कुछ इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन आज जो मैं गुजरात को देख रहा हूँ, गुजरात की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। ये बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जो है किसी राज्य में अब, क्योंकि विकल्प ही और कोई नजर नहीं आता, देयर इज नो अदर ऑप्शन, वो वाली बात तो नहीं रह गई है। क्योंकि जैसे हमने गुजरात के कुछ एक्सपर्ट्स से बात की जो राजनीति को समझते हैं, वो कहते हैं कि लोगों के अंदर कांग्रेस को लेकर गुजरात में एक ये फीलिंग आती जा रही है कि ये हरा नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत कुछ जो है आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। तो फिर लोग सोचते हैं कि फिर ले दे के बचा क्या, भाजपा बची, ऐसा है क्या? देखिए, ऑप्शन ढूंढना या ऑप्शन क्रिएट करना ये हमारा काम बिल्कुल तो सही नहीं बात है। हमारा काम तो हमारी पार्टी बढ़ाना है और हम अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं। जिस पार्टी का आपने नाम लिया, आम आदमी पार्टी का, ये 350 सीटें चुनाव लड़ने गए उत्तर प्रदेश में, 349 सीट्स पर जमानत जब्त करा कर गया है। आप लोगों ने हमसे बहुत पूछा, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, अब तो वहाँ आम आदमी पार्टी की फिजा है, हवा है और उसके साथ आपकी टक्कर होने वाली है, सब कुछ आपने कहा। 69 सीट्स पर लड़े वो, 69 सीट्स में वो लड़े और 65 पर जमानत जब्त करा ली। और उनका चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। आजकल हमारे प्रचार में वो आए हुए हैं, यहाँ भी प्रचार कर रहे हैं। गोवा में गया तो मैं तो जब एयरपोर्ट पर उतरा तो आम आदमी पार्टी के पोस्टर ही पोस्टर, बैनर ही बैनर। मैंने पूछा, यार यहाँ क्या भाई, ये आम आदमी पार्टी का बनाया है क्या है? बोले कितनी सीट्स पर लड़ रहे हैं? बोले 39 पर लड़ रहे हैं, 40 सीट में से 39 सीट्स पर लड़ रहे हैं। मैंने कहा होगा क्या? बोले आगे देखो होता क्या है। ये सौरभ जी उन्होंने कहा। बाद में उनका हाल क्या हुआ? 39 सीट्स में 35 सीट्स पर जमानत जब्त हो गई एक तरफ। ये बैनर बेस्ड पार्टियां हैं, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम नीचे जमीन पर लड़ते हैं। मणिपुर तो वो गए नहीं, अब वो हिमाचल में आए। तो हिमाचल में तो क्रीज पर टिके नहीं, आए पहले, आए बाद में, गए पहले, क्रीज पर टिके नहीं। यहाँ से 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं। सौरभ जी मेरे से ज़रूर पूछिएगा, 8 तारीख को जमानत जब्त होगी 67 सीट्स पर। ये हम हर सीट पर 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी, ये आप ध्यान रखिए। ये वहाँ भी हल्ला कर रहे हैं, उत्तराखंड में, सॉरी गुजरात में भी लगे हुए हैं। बड़े नेता, बड़ी शख्सियत को चैलेंज कर दो, कुछ ना कुछ नाम तो होगा। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी नहीं। लेकिन सर अब देखें, आप कांग्रेस पार्टी के बाद अगर देखें तो इकलौती पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। पंजाब जीत के तो आए हैं वो। हाँ ठीक है ना, पंजाब में जीत करके आए तो पंजाब में मेरे प्रश्न का एक उत्तर नहीं दे रहे हूँ आज दिन तक कि उन अरविंद केजरीवाल का टेररिस्टों के साथ क्या संबंध है। व्हाई ही इज नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ हम तो 23 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी थे। पहली बार तुम 67 to 72 सीट्स पर हम चुनाव लड़े। आगे देखिए होता है क्या, बताएंगे हम। आप अभी भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक हवा का गुब्बारा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं? देखिए, कोशिश तो सब कोई करते हैं अपनी पार्टी को खड़ा करने का और उसको करने का, लेकिन चुनाव लड़ना जीतना, मैंने आपके नतीजे आपके सामने बता दिए। सबसे पहली बात यह समझनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी लेवल क्या है। डे बाय डे डाउन जा रही है। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई।
मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ा। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आजकल पंजाब पुलिस की भी बुला ली। मैं गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, सब तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूँगा, उनके साथ लेकर के सरकार बनाई। मैं माफिया राज को समाप्त करूँगा, पानी माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया सब दंदना रहे हैं। और तो शराब माफिया भी उन्होंने खड़ा कर लिया, शराब का घोटाला भी कर लिया। उससे आगे बढ़िए आप, उन्होंने कहा हम पानी माफिया समाप्त करेंगे, 1000 एक्स्ट्रा टैंकर लगा लिए। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट सुधारेंगे, ट्रांसपोर्ट बना नहीं। 20 कॉलेजेस खोलेंगे, एक खुला नहीं। मेडिकल कॉलेज एक नहीं खुला। हम डिस्कॉम पर ऑडिट कराएंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देंगे, 3 तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बाकी कुछ बेल पर घूम रहे हैं। तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी लेवल जो कहते हैं सौरभ जी, वो क्या है? वो क्रेडिबिलिटी लेवल ही बहुत पुअर है। और ऐसे लोगों को विश्वास भारत की जनता, प्रदेशों की जनता करेगी, ये ऐसा संभव नहीं है। और हम भी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, हम जवाब देते हैं। मेरा सवाल अब आपसे एक पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिशनर के तौर पर है कि ये जो थ्योरी चल रही है कि आम आदमी पार्टी ग्रो कर रही है कांग्रेस के एक्सपेंस पर, कांग्रेस धीरे धीरे खात्मे की ओर जा रही है और जहां जहां वो और कमजोर हो जाती है वहां आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाती है, ये बात सही है? आप सही मानते हैं इसको? देखिए, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का बेस है, लड़ाई कांग्रेस से ही होती है। अभी गुजरात के अंदर भी हो रही है तो वो कांग्रेस के साथ ही हो रही है। ये उछलम कूदम चलता रहता है, ये है उनका। अब कांग्रेस पार्टी, अभी सचिन पायलट थोड़ी देर पहले थे इसी मंच पर, तो उनसे कांग्रेस पार्टी में हुए बदलावों पर हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि अब जो हमने नया अध्यक्ष हमारे जो चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, बड़े सख्त आदमी हैं और बड़ी सख्ती के साथ वो अपने मशीनरी को चलाएंगे। और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि हाँ, हमें बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, आज नए ज़माने का चुनाव लड़ती है, हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और हम बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या गांधी परिवार के क्लच से आज़ाद हो गई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खड़गे साहब हमारे मित्र हैं, अध्यक्ष बने हैं। इस मंच से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, वो काम करें, अच्छी बात है। उनके कुछ मूल कांग्रेस पार्टी के कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम्स हैं। अब हम स्ट्रैटेजी के नाते उसको पब्लिक तो करेंगे नहीं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते ये ज्ञान हम यहाँ बांटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो उनको समझने का चिंतन है, वो आत्मचिंतन करें जिस तरीके से करना है उनको। लेकिन हम सब लोगों को एक बात कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो हमारी तरह कम से कम 50 साल तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर, क्योंकि पार्टी 2 दिन में नहीं खड़ी होती है, पार्टी के सिस्टम्स 2 दिन में नहीं खड़े होते हैं, पार्टी की कल्चर 2 दिन में नहीं खड़ा होता है। जो मैं उनका हाल देखता हूँ और जो मुझे वहाँ से जो सुगंध दुर्गंध जो भी देखने को सूंघने को मिलता है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये इस तरीके से पार्टी ग्रो नहीं कर पाएगी। हम ये उनका विषय है कि वो तय करें कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अब वो कहते हैं हम हमारी नकल क्या करते हैं, कैंप लगाएंगे, अच्छी बात है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। अब वो CAMP के C के नज़दीक भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि मैं ये पता कर लेता हूँ कि भाई कितने लोग थे कैंप में, 200 लोग थे, रात को कितने लोग रहे, 3-4 रहे, तो हमें पता चल जाता है ये कैंप कहाँ हुआ, ये तो टूरिज्म हुआ, आए गए चलते गए। तो उनको जब यही नहीं मालूम है कि कैंप का असल मतलब तो ये है कि एक साथ रह करके जीना मरना और आइडियोलॉजिकली ग्रो करने का तरीका होता है। तो बहुत कुछ उनको सीखना पड़ेगा, सीख लेंगे तो अच्छी बात है। अब राहुल गांधी जो कर रहे हैं, क्या वो मदद करेगा कांग्रेस की? और क्या वो कह रहे हैं कि मैं पूरे देश में जाकर के आवाज़ उठा रहा हूँ कि भाजपा ने कैसे देश को तोड़ा है, कैसे देश को बांटा है, भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं। ये ठीक है, उनकी आलोचना ये हो रही है कि वो चुनावी राज्यों में नहीं जा रहे, लेकिन वो उनके लोग कहते हैं उसकी उनको परवाह नहीं है, क्योंकि ये चुनावी यात्रा नहीं है, देश को बचाने की यात्रा है। देखिए, आपने राहुल गांधी जी के ऊपर मेरे को टिप्पणी करने के लिए कहा, अच्छी बात है, निकले हैं घर से बाहर, कम से कम एक काम में लंबे समय तक तो लगे रहे हैं, नहीं तो 15 दिन यहाँ 15 दिन विदेश, 5 दिन वहाँ 5 दिन यहाँ, ऐसा उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहा है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, सबसे पहले तो ये प्रायश्चित यात्रा है, क्योंकि भारत को कमज़ोर करने में इन्हीं के परिवार के लोग लगे रहे। कौन है आर्टिकल 370 लाने वाले? कौन है आर्टिकल 370 लाने वाले? और कौन थे उसके प्रोपोगेटर और कौन थे उसके संरक्षक? जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री। ये तो मोदी जी हैं जिन्होंने धारा 370 को एब्रोगेट किया और कश्मीर को भारत के साथ, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, एक साथ जोड़ने का काम किया।
तो ये तो प्रायश्चित यात्रा पर किसने कहा था 1962 में, आवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका मतलब आप मान लिए थे कि चला गया असम। ये आपकी सोच है, ये भारत के प्रधानमंत्री की सोच थी। इस तरीके से देश चलता है। अभी आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी के बारे में। मैं देखिए क्या होता है कि चावल की किस्म एक दाने से पता चल जाती है, फिर उसके बाद वो बोरी बनी रहे, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नारा लगता है जेएनयू में, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन है? अफजल वो है जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड है। उसको सजा कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। और उसको अपहेल्ड कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है और भारत का राष्ट्रपति कातिल है और वो शर्मिंदा है। और ऐसे नारे लगाने वाले लोगों के साथ और उस कन्हैया के साथ ये दूसरे दिन राहुल गांधी जी जेएनयू चले जाते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं। और वहाँ नारा क्या लगता है? भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर के आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हो। हमें तो इतना समझ में आता है, चावल की एक किस्म बता देती है, एक दाना बता देता है कि आपकी सोच क्या है। और भारत जोड़ो यात्रा ये आपका आडंबर हो सकता है, सच्चाई में आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीच सुन लीजिए जो उन्होंने उसमें वक्तव्य दिया है। तो ये तो भारत तोड़ने वाले यात्री हैं। तो अब मिसेस गांधी, सोनिया गांधी ने क्या कहा तो सलमान खुर्शीद ने कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जो टेररिस्ट पर को एनकाउंटर किया गया, जिसमें हमारा एक पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुआ, तो क्या कहा गया कि मिसेस गांधी को, सोनिया गांधी जी को नींद नहीं आई, वो रात भर रोती रही। किसके लिए रोती रही? इन टेररिस्टों के लिए। और कोर्ट ने उन टेररिस्टों को सज़ा भी सुनाई और दिग्विजय सिंह उनके साथ मिलने गए और जिन लोगों का उसमें जिन लोगों को टेररिस्टों ने अटैक किया था उनके साथ मिलने नहीं गए। तो ये जोड़ने का काम है कि तोड़ने का काम है? ठीक है, इनका तरीका है, ये अपने तरीके से चले, लेकिन ये भारत जुड़ेगा नहीं इस तरीके से। भारत को जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है, अच्छे से किया है और वो आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं कि आपने देश को धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटा है। आपने देश में इनइक्वालिटी बढ़ा दी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी बढ़ा दी है कि अब उसमें विषमता आ रही है, उसमें उसको लेकर देश बट गया है। कोई अमीर हो रहा है तो अमीर होता जा रहा है, गरीब है तो वो नीचे जाता जा रहा है। न इनको भारत की संस्कृति की जानकारी है, न इनको भारत के इतिहास की जानकारी है और न ही इनको इकोनॉमी की जानकारी है। आपने संस्कृति की बात की, आज आप बताइए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तरीके से भारत एकजुट खड़ा है कि नहीं खड़ा है? अब आपने इकोनॉमी की बात की, आज भारत अति गरीबी की रेखा से 1% से नीचे आ गया कि नहीं आ गया? आज भारत हम ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई कि नहीं बन गई? आज भारत इन कोरोना के संक्रमण के द्वारा और यूक्रेन की लड़ाई के बाद सप्लाई चेन हैम्पर होने के बावजूद भी हर परिस्थिति में भारत आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये कैसे बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है, कठोर फैसले, सही फैसले देश के हित में लिए गए मोदी जी के फैसले हैं जिसके कारण। लेकिन वो नहीं मानते ना सर कि देश आगे बढ़ रहा है। वो तो ये कहते हैं कि देश में चरम पर है बेरोजगारी, चरम पर है महंगाई और टीके लगाने तक का क्रेडिट लेती है भारतीय जनता पार्टी, जो इतने दशकों से मुफ्त में वैसे ही लग रहे थे। देखिए, फिर मैं कहूँगा ये सब लोग ज्ञान की कमी का मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपने टीके की बात की तो मेरी बात सौरभ जी पूरा सुनिए। इस देश में किसी भी वैक्सीन को पहुंचने में 20-20, 25-25 साल लगे। एक तो भारत ने कभी बनाया नहीं। पोलियो, टेटनस, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोई भी आप उठा लीजिए, जापानी बुखार, कोई 25 साल लगा, कोई 28 साल लगा नेशनल प्रोग्राम बनने में। ठीक है, कोरोना आया जनवरी 20, 2020 को फर्स्ट केस वॉज डिटेक्टेड एंड अप्रैल 20 को टास्क फोर्स बनाया गया। भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बनकर के तैयार हुई। वैक्सीन को बारे में भ्रमित करने का काम किसने किया? वी आर नॉट पिग्मीज, इसका क्लिनिकल ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, ये भ्रम किसने फैलाने का कोशिश की? फिर ये क्या कहा, हमको खुद भारत
हमें बाहर से खरीदने दो। हमने कहा जाओ खरीद लो। फिर बोलने लगे नहीं आप ही खरीदने दो। इतने बड़े क्राइसिस के टाइम पर देश के साथ तुमने किस तरीके का धोखा किया, ये सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मोदी जी चुप रहे, काम किया उन्होंने, 2 वैक्सीन बनाई, एंड इंडिया हैज़ द क्रेडिट दैट इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम विच हैज़ टेकन प्लेस। 219 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके देश को सुरक्षित किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भरगलाने का काम किया, ट्विटर पर हर तरीके की बातचीत की। शशि थरूर का स्टेटमेंट देख लीजिए, मनीष तिवारी का स्टेटमेंट देख लीजिए, बाकी नेताओं का स्टेटमेंट देख लीजिए, और सब चुपके चुपके जाकर के सब ने वैक्सीन लगा ली। सब ने चुपके चुपके वैक्सीन लगाई। कोई ट्विटर में नहीं डाला, तब कोई फेसबुक में नहीं डाला। इनका आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बड़ी चीज़ों को गौर से देखता हूँ, लेकिन डलवा लिया, जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। आज सुरक्षा कवच पहन करके आप और हम सब लोग बगैर मास्क के बैठे हैं, ये मोदी जी की देन है। तो उनको जब इन सब चीज़ों का इल्म ही नहीं होता, जब ज्ञान ही नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे इसके अलावा जो मैं इससे सवाल और एक बात और मैं कहूँगा, वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को मोदी जी ने वैक्सीन पहुँचाई है, 100 कंट्रीज। नाउ वी डू नॉट टेक वैक्सीन, वी गिव वैक्सीन। 48 कंट्रीज को सौरभ जी हमने 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त दी है। भारत लेने वाला नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि अब जो बातें आई महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी कही जाती 40 साल की अपनी सबसे उच्चतम स्तर पर है। महंगाई आपके अपने ही 8 साल के 7 साल के रिकॉर्ड में देख लें तो कम से कम उसमें सबसे टॉप पर इस वक्त चल रही है महंगाई की दर जो चल रही है, 83 पर रुपया पहुंच गया है। हंगर इंडेक्स गिनाई जाती है कि कोई विदेशी एजेंसी हंगर इंडेक्स निकालती है तो हम श्रीलंका से और बांग्लादेश उससे भी पीछे हैं। तो कहाँ हुआ विकास जी, पूछा जाता है। देखिए, फिर मैंने आपको बताया कि हम अति गरीबी रेखा से निकला है कि नहीं निकला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को, जनता को अन्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई देश में भूखा न सोए, इसका इंतज़ाम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आपने जो महंगाई की बात की, हमने क्या, केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर टैक्सेस घटाए कि नहीं घटाए? क्या बीजेपी के गवर्नमेंट्स ने डीजल और पेट्रोल पर टैक्सेस घटाए कि नहीं घटाए? 2 बार घटाए। क्यों घटाए? इसलिए घटाए कि हमें पता है कि डीजल पेट्रोल का कैस्केडिंग इफेक्ट होता है महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश। कोरोना हमसे पूछ करके नहीं आया था, यूक्रेन की लड़ाई हमसे पूछ करके नहीं आई थी। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई कि 6 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है। अमेरिका अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहा है, और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में बढ़ रही है और तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। हमने कहा ब्रिटेन को पछाड़ करके हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए इसी कोरोना काल में, इसी यूक्रेन के काल में। इन चीज़ों को समझ, हम कहाँ कह रहे हैं कि चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हम कहाँ कह रहे हैं कि कोरोना नहीं आया, हम कहाँ कह रहे हैं कि कोरोना से 130 करोड़ का देश मुसीबत में नहीं पड़ सकता था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसको फ्रंट फुट पर मोदी जी ने लड़ करके उसको ठीक किया है। उसी तरीके से आज इन सब के बावजूद भी मजबूती से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। सेकंड मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल हो गए कि नहीं हो गए? चिप बायर, चिप मेकर हो गया कि नहीं हो गया? स्टील में हम नंबर 2 हो गए कि नहीं हो गए? सोलर एनर्जी में हम नंबर 5 हो गए कि नहीं हो गए? हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 25 लाख करोड़ रुपए लोगों के खातों में पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? ये सब चीजें हो रही है। 40% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो ये विकास के नए नए आयाम खड़े हुए हैं। हमारी 27,000 करोड़ रुपए हमारा एग्रीकल्चर बजट था, आज 1,24,000 करोड़ रुपए हमारा एग्रीकल्चर बजट है। हम उनको सपोर्ट सिस्टम से खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब विपरीत परिस्थितियां तो थी, लेकिन आप बताइए, जब से ये कोरोना आया उस समय से चैलेंजेस रहे कि नहीं रहे? यूक्रेन की लड़ाई एक चैलेंज आया कि नहीं आया? सप्लाई चेन टूटा कि नहीं टूटा? अर्थव्यवस्थाओं पर उसका असर पड़ा कि नहीं पड़ा? लेकिन हाँ, ना हम हाथ पे हाथ धरे बैठे, ना हम चुप रहे। मोदी जी ने उसका तोड़ निकाला, उसका तरीका निकाला, और इसीलिए हमारी इकोनॉमी इन सब के बावजूद स्टेबल होकर के आगे बढ़ रही है। सामाजिक स्तर पर वो कहते हैं डिस्टेबलाइज करने की जब बात होती है तो आप पर आरोप ये लगाते हैं कि आप खास तौर पर मजहबी
ध्रुवीकरण में यकीन करती है आपकी पार्टी, उसका पॉलिटिकल लाभ उठाती है। पहले सीए एनआरसी जैसी चीज़ें लाने की कोशिश की गई और उसके बाद अब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब 3 राज्यों ने आपके अनाउंस कर दिया है कि हम ये करना चाह रहे हैं। यूपी ने भी अपनी इंटेंशन जाहिर की, उत्तराखंड ने, गुजरात ने, अब हिमाचल प्रदेश ने भी। तो इस कोई स्वाभाविक सवाल है कि चुनाव के वक्त क्यों? ब्रॉड आउटलाइन पहले समझ लीजिए। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सबसे ज़्यादा अन्न किसको मिल रहा है? माइनॉरिटीज़ को। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा मकान किसके बन रहे हैं? माइनॉरिटीज़ के। प्रधानमंत्री ये अपना किसान सम्मान निधि में सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिल रहा है? माइनॉरिटीज़ को। एम्पावरमेंट किसका हो रहा है? तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम चलें, ये हमारा फ्रेमवर्क है। और इस फ्रेमवर्क में हमने कभी भी इस बात को नहीं रखा कि हम किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए ये जो अति गरीबी की रेखा जो 1% से कम होकर के आ गई, और ये हमारा थोड़ी ना है, ये तो इंटरनेशनल रेटिंग हुई है। तो ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने हर को एम्पावर करने की कोशिश की है, जिसमें माइनॉरिटी बड़ी संख्या में वंचित रहे, उनको हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया है। अब आप बात करते हो एनआरसी की, या आप बात करते हो यूसीसी की। देखिए, देश को एकता में देखना है। देश की समस्याएं सबके लिए बराबर हैं। अब आप बताइए कि देश धर्मशाला बन जाए क्या? पता ही नहीं चले कि कौन है कौन हमारा, कौन नहीं है। कोई ना कोई इसका रिकॉर्ड रखना है कि नहीं रखना है? आपने आधार कार्ड बनाया, बहुत क्रेडिट लेने लगे, जब हम उसको जोड़ने लगे बेनिफिशियरी के साथ, तो आपको तकलीफ हो गई। क्यों तकलीफ हुई भाई? ये देश में 130 करोड़ देश, कौन देशवासी है और कौन देशवासी नहीं है, ये जानने का हक है कि नहीं है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत देश के लिए आवश्यक है कि नहीं? सबके लिए आवश्यक है कि नहीं? उसी तरीके से अब बेचारे हमारे भाई हिंदू, जैन, सिख, आफ्टर ऑल इन पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदू पॉपुलेशन माइनॉरिटी में आ गई कि नहीं आ गई? वो कहाँ आए? वो भारत में आए। तो उनको संभालना हमारा काम है कि नहीं है? तो सीए लाया कि नहीं लाया? पार्लियामेंट से लाए कि नहीं लाए? तो ये तो अब इसको बोलोगे आप अपीजमेंट कर रहे हो, आप ध्रुवीकरण करो। ये कैसी ध्रुवीकरण है? अभी अफगानिस्तान में इतना बड़ा हंगामा हुआ, कहाँ गए लोग? कहाँ गए हमारे सिख भाई? किसने उनको पनाह दी? उनको तो छोड़ो, बाकी देश के लोगों को भी भारत नहीं अपने जहाज़ों से लेकर के यहाँ लेकर के आए। ये भारत का तरीका है। लेकिन यहाँ आए हैं तो उनको फिर हम ठीक से जीने का अधिकार देंगे कि नहीं? पाकिस्तान से लोग आए, मेडिकल की एजुकेशन नहीं ले सकते क्योंकि वो सिटीजन नहीं है, उनको सिटीजन बनाएंगे, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? घर नहीं बना सकते, राशन नहीं ले सकते, राशन कार्ड नहीं बन सकता। ये कैसा भारत है? और कोई किसी देश से आता है, फर्जी राशन कार्ड बना करके मौज करे, ये कैसे चलता है? ठीक, तो इसमें बस यूसीसी आप ये कह रहे हैं कि वो भी इसी धारा में बढ़ता हुआ एक कदम है देश को एकता में लाने की। सबके वी हैव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि हमने बहुत चर्चा करी अभी की चुनावों की। अगले वर्ष 9 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाला है। उसमें भी सौरभ जी हम कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपील की है, 1 नेशन 1 इलेक्शन करा दीजिए। इन लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो ऐसे ही चुनाव होते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे, हम इलेक्शन मोड में ही रहेंगे। नहीं, वो आप कहने लगे कि आप चाहते क्या हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन, यस, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यस, और अब आप चाहते हैं 1 नेशन 1 पार्टी 1 गवर्नमेंट। नो, ये उन पर तय करना है कि वो अपने आप को मजबूत करें और मुद्दों पर लड़ाई लड़े। हमने कहा किसी को खत्म किया? नो, हम कभी नहीं चाहते। 1 नेशन 1 इलेक्शन हम चाहते हैं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड चाहते हैं, 1 नेशन 1 आयुष्मान भारत कार्ड हम चाहते हैं। कोई मुंबई में जाके इलाज करा ले, हिमाचल का व्यक्ति, हम वहीं पर उसकी पेमेंट कर देंगे, उसको हम सशक्त बना देंगे। अब माइनॉरिटीज़ में भी आयुष्मान भारत में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्होंने लिया। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि 1 नेशन 1 पार्टी 1 पार्टी, नहीं, ऐसा नहीं है। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। जरूर आए, फले फूले, लेकिन मुद्दों की बात करें। 2024 तक मैं जाना चाह रहा था, क्योंकि पता नहीं आपका समय मुझे दोबारा कब मिलेगा। नहीं, हम उपलब्ध रहेंगे उपलब्ध। नहीं, मैं ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री ने लाल किले से 2024 का एजेंडा बता दिया है सार्वजनिक तौर पर। वो है भ्रष्टाचार पर छूट। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि अब एक
लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसके बाद से हमने देखा कि हाँ, बहुत सारे जगहों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसको विपक्ष ये कहता है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब आपके हाथ हैं अलग अलग तरीके से लोगों को पकड़ने के लिए, खासतौर पर अपने विरोधियों को। तो क्या ये माने कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसना 2024 का एजेंडा है भाजपा सरकार का? बिल्कुल, हम जीरो टॉलरेंस में विश्वास करते हैं। एजेंसीज इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनको अपने तरफ से संवैधानिक दृष्टि से इंडिपेंडेंस मिली हुई है, ऑटोनॉमी मिली हुई है, वो काम कर रहे हैं। जो पकड़ाते हैं बेचारे, कभी भी मुजरिम ये थोड़ा नहीं बोलता कि मैं कसूरवार हूँ, वो तो बेकसूर ही बोलता है। लेकिन अगर चार्जशीट होती है और आपको बेल लेना पड़ता है कोर्ट में, आपको अब देखिए ना, सारे नेता तो बेल पर हैं, तो कुछ ना कुछ चार्जशीट तो हुई है, लीगल रिकोर्स पर हो आप, तो ये अगर आप काम गलत करोगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो कानून अपना पक्ष रखेगा ही रखेगा। ठीक। डंडा साहब, इन चुनावों में क्योंकि अब वोट पड़ने में कम दिन रह गए हिमाचल में और अगले महीने गुजरात में भी, तो उसके लिए शुभकामनाएं आपको। और अगले वर्ष, जैसा हमने कहा, आप चाहते हैं उससे पहले वन नेशन और वन इलेक्शन हो जाए। ऐसा अगर होता है तो पहले इस पर चर्चा छेड़नी पड़ेगी कि इसके क्या क्या प्रभाव देश में पड़ने वाले हैं। लेकिन आपने कहा है, इसका मतलब ये है कि आप बड़ी गंभीरता से आपकी पार्टी इस पर लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, खासकर चुनाव के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।